मॉर्निंग बच्चों। 12 नवंबर के एमआर बैचेस के प्री एआईएटीएस के बॉटनी पोर्शन के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और हमारा मेन फोकस होगा जहां जहां आप जिन क्वेश्चंस में गलती कर सकते हैं उनको आपको डायरेक्शन देना, खाली आंसर बताना नहीं है। तो ध्यान से एक एक चीज को सुनेंगे। बॉटनी के पोर्शन का जो आपका सिलेबस है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो, हिंदी में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, साथ में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी, और एक चैप्टर इकोलॉजी का है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो वी आर मूविंग टू आवर बॉटनी सेक्शन। इस पेपर में कई अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हम पहुंचने वाले होंगे। यस, पहुंच गए हैं हम हमारे बॉटनी सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 91, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस फ्लोक्स आर सीन। क्रिटिकल जो वर्ड है वो क्रिटिकल वर्ड है इसमें फ्लॉक्स। ये जो फ्लॉक्स आते हैं ये एरिएशन टैंक में आते हैं। एरिएशन टैंक में आते हैं जो क्लियरली यहां पर मेंशन करता है हिंदी में। जो उर्णक आते हैं वो आपको वातन टैंक में, हिंदी में तो उसने लिख ही दिया है क्लियर। अब क्योंकि ये एरिएशन टैंक में आते हैं जहां हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और ये पानी में जो गंदगी है उसको उपयोग करके पानी को साफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये एरोबिक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई के नेटवर्क हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर बनता है सेकंड। क्वेश्चन को रटा नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक याद की है कि कैसे आखिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट आंसर सेकंड। अगले केस में गए हम लोग, तो फिर इसी प्रोसेस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला टैंक होता है जिसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं, उस टैंक में क्या प्रोसेस चलता है, छोटा सा डायग्राम बनाकर अगर मैं बताऊं तो ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है। इसमें गंदा पानी भर दिया तो जो नीचे कंकर पत्थर रेत मिट्टी है वो यहां नीचे जमा हो जाएगी। ये जो कंकर पत्थर रेत मिट्टी नीचे जमा हो गई इसको ही बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो इसका मतलब जो नीचे सेडिमेंट हो गया, जो सॉलिड नीचे जमा हो गए, उनको अलग करने की, ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया, इसका मतलब ये प्राइमरी स्लज तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर जो तैरता हुआ भाग है वो तैरता हुआ हिंदी में लिखता है प्लावी, मतलब तैरता हुआ भाग है। इंग्लिश में लिखता है सुपरनेटेंट। तो ये ऊपर का जो भाग है ये अगले टैंक में जाएगा। इसको कहता है एनसीईआरटी कि ये प्राइमरी एफ्लुएंट है, और ये प्राइमरी एफ्लुएंट है मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ये इस टैंक से बाहर जाने वाला बहिस्राव है, इसलिए हिंदी में लिखता है प्राथमिक बहिस्राव। करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज। तो जो बायोगैस प्लांट इंडिया में डेवलप किए गए, एनसीईआरटी लिखता है अपनी लाइन में कि वो आईएआरआई और जो खादी विकास उद्योग है उसके द्वारा मिलकर, उद्योग कमीशन है उसके द्वारा मिलकर इनको विकसित किया गया। सो करेक्ट आंसर इज 4th। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 94। क्वेश्चन नंबर 94 में अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, हमें चलना है बेस्ट आंसर पर। अब मीथेन तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन मीथेन के साथ CO2 भी बन सकती है, मीथेन के साथ H2S भी बन सकती है। यहां पर कहता है कि विच ऑफ द गिवन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मिथेनोजेंस आर एनारोबिकली सेल्यूलोसिक मटेरियल। अब ये जब सेल्यूलोसिक मटेरियल बोल रहा है तो ये क्रिटिकल वर्ड है। इसमें
सेल्यूलोज का कंटेंट है तो CO2 बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, इसलिए बेटर आंसर जाता है ए एंड बी बजाय H2S के। कहीं कहीं पर इस प्रकार के एनारोबिक प्रोसेस में, खासकर जब हम वाटर प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस चलाते हैं तो उसमें H2S भी बन जाती है, लेकिन वो अलग प्रकार का वेस्ट होता है। ये क्लियरली लिखा है सेल्यूलोजिक वेस्ट है, तो इसमें CO2 बनने के चांस उसकी तुलना में ज्यादा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 एकदम बहुत ही आसान है। विच ऑफ द गिवन इज मेजर कंपोनेंट, जो मुख्य कंपोनेंट है बायोगैस का, तो ये तो हम बहुत ही आसानी से बता देंगे, मीथेन है। हाँ, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, हिंदी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मीथेन सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। ये थोड़ा आगे 96 याद करने वाला क्वेश्चन है, उल्टा भी चलेंगे तो पहचान जाएंगे। ये कह रहा है कि लाइसिन रिच मेज वैरायटीज, प्रोटीना, शक्ति, रतन, तीनों ही लाइसिन रिच मेज वैरायटी होती हैं, जबकि जो एटलस 66 है वो मेज की वैरायटी नहीं है, गेहूं की है। तो आंसर आ गया, नोट पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो आंसर आ गया थर्ड, एटलस 66। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में आए तो ये यहाँ पर हेल्दी प्लांट्स बनाने की बात कर रहा है। प्लांट्स है, प्लांट्स नहीं है, प्लान नहीं बनाने बैठना है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट्स जो हेल्दी है वो किससे ग्रो करते हैं हम, ये सबसे पहले ही स्टेप होता है कि अगर हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर करने के लिए हेल्दी प्लांट अगर आपको बनाने हैं तो आप मेरिस्टेम कल्चर करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेम में वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, ये फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, संक्रमण मुक्त होता है, इसलिए आंसर क्या बन गया, थर्ड। लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जब आप सोमेटिक हाइब्रिड बना रहे होते हैं प्लांट में, ये प्लांट की सेल वॉल, दूसरे सेल से आपको इसे जोड़ना है और इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल तो फ्यूज होगी नहीं, इसका मतलब ये सेल वॉल रिमूव करनी पड़ेगी। सेल वॉल रिमूव करनी है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, किससे सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। आपको चाहिए सेल्यूलेज एंजाइम, आपको चाहिए सेल वॉल में प्रेजेंट पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज। कॉम्बिनेशन क्या बना, ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए एंड सी। आई होप सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या हम इस फ्यूजन में आगे जाकर पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट का भी उपयोग करते हैं, बिल्कुल, पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फर्स्ट ट्रीटेड, सबसे पहले किससे उपचारित करेंगे इसको, तो ये जो ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या बन रहा है, थर्ड बन रहा है क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following is crucial step for the process of breeding experiment। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल स्टेप। दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दोनों इसी पेपर में है। बैकबोन वाला क्वेश्चन पूछेगा तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन आंसर जाता है, क्रूशियल स्टेप पूछेगा तो वो बैकबोन नहीं है, प्रोसेस आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आगे कौन सा स्टेप महत्वपूर्ण है, और वो आंसर बनता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जो नए पुनर्योजित पादप आपको मिले हैं, प्लांट मिले हैं, उनकी सिलेक्शन और टेस्टिंग जो है ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। फिर रिपीट करता हूं, बैकबोन पूछेगा आंसर अलग है, आगे आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 100 स्ट्रेट एनसीईआरटी की लाइन है, आप सभी लोग पहचानते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन है, साइक्लोस्पोरिन ए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अब यहां पूछ रहा है कि बायो फर्टिलाइजर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। अब बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक पूछ रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले आपको चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले आपको चाहिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वालों का इसमें एक ही ग्रुप है, साइनोबैक्टीरिया का, ऑप्शन नंबर 4।
एवलोसिरा और एनाबेना। बाकी बायो कंट्रोल है, ना कि बायो फर्टिलाइजर। और कुछ ना कुछ बच्चे जो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बायो कंट्रोल के आंसर लगा देते हैं। 102 डायरेक्ट मैचिंग है। एस्परजिलस नाइजर बनाएगा क्या? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसके नाम में ही दो दो बार एसिटो एसिटो आ रहा है। एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, नाम से ही पता चल रहा है ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, भैया सभी पहचानते हो क्या? कर्ड। तो बताओ इसमें करने के लिए क्या बचा? छोटे बच्चों वाली कहानी एकदम। तुरंत आपका 102 का आंसर 1 ही बन गया। सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आई होप सभी ने ठीक भी किया होगा, इसमें तो कोई क्या गलती करेगा। नेक्स्ट, आगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 103 पर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो संभल के करना है, गलती करा देगा। ये पूछ रहा है कि कर्ड में न्यूट्रिशन के मामले में क्या ज्यादा होता है। जो पूछ रहा है उसी का आंसर देना है कि न्यूट्रिशन के मामले में क्या ज्यादा होता है, उसी का आंसर देना है। जब इसने यहां पर पूछा है कि न्यूट्रिशन के मैटर में क्या ज्यादा है, तो न्यूट्रिशन के मामले में आंसर बनता है 1। क्या दही के मामले में ऑप्शन नंबर 3 की बात भी सही है? क्या ये बॉडी के अंदर स्टमक में अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है? हाँ, पर उसका न्यूट्रिशन से संबंध नहीं है, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है इश्यू। इसलिए आंसर बना यहां पर ऑप्शन नंबर 1। अंतर आया है समझ में कि थर्ड में क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ लोगों ने लगाया होगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर लगाने के चक्कर में कि चलो थर्ड आंसर लगा देते हैं, ऐसे नहीं जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104। 104 में हाउस होल्ड क्रिटिकल वर्ड है। हाउस होल्ड में बैक्टीरिया फर्मेंटेशन, एनसीईआरटी से आंसर आ जाएगा तुरंत। क्या? थर्ड, घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। 105, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या आपसे पूछा है कि ब्रेड मेकिंग में जो वो पफी हो जाता है, पोर्स बन जाते हैं, वो किसके कारण बने हैं? छोटी क्लास का क्वेश्चन है, वहां से करते आ रहे हैं हम इसको। और आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2। पहले वाले ऑप्शन में क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जल्दी में अगर नहीं पढ़ा तो वही चपेट में आ जाओगे। एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है, फर्मेंटेशन होता है जबकि, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, फिर एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। जो वाइन है और बियर है, ये दोनों बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं। एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो इसमें बियर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? वाइन। ये बिना आसवन के बनने वाले हैं, अतिरिक्त पूछ रहा है। जबकि विस्की, ब्रांडी, रम में डिस्टिलेशन या आसवन की प्रक्रिया चलेगी, तभी वो हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 107। 107 में बहुत ध्यान से महीन तरीके से पढ़ने की जरूरत है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंटीबायोटिक्स के मामले में वो एंटी तो हैं लिविंग के, लेकिन हमारे एंटी थोड़े ही हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 लिखता है कि इसका अभिप्राय है कि ये मानव जीवन के विरुद्ध है। हमारे जीवन के विरुद्ध तो नहीं है, हमारा तो जीवन बचा रहे हैं एंटीबायोटिक्स। तो इसका मतलब यही इनकरेक्ट हो गया, यही आंसर है। 108, जो सेकेरम बारबेरी है, दो हैं इसमें किस्म जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो। एक है ये आपका क्वेश्चन का सेकेरम बारबेरी, और दूसरा है सेकेरम ऑफिशियनरम। जो ये अल्फाबेटिकली याद रखें आप, जो बी से स्टार्ट हो रहा है, पहले अर्ली अल्फाबेट से है, जल्दी आने वाले अल्फाबेट से है, वो नॉर्थ इंडिया में। और जो बाद के अल्फाबेट ओ से है,
वो साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ना कि नॉर्थ। नॉर्थ तो टेम्परेट में आ जाता है। इसका मतलब ये जो ट्रॉपिकल केन की बात कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा है, यही नॉर्थ इंडिया वाले गन्ने के लिए गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर क्या गया? 4। लॉजिक बताया है, याद रखना, आगे भी क्वेश्चन सही करने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109। 109 में ये आ गया, मैंने कहा था ना इसी का आगे क्वेश्चन भी है, बैकबोन पूछ रहा है। अब जब बैकबोन पूछेगा तो मतलब जहां से, जिस रीड से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा उसकी बात कर रहा है। तो जब तक आपके पास वैरायटी नहीं होगी जर्म प्लाज्म की, जनन द्रव्य की, उसका संग्रहण नहीं किया होगा, अच्छा तो मिक्सचर तब बना पाओगे जब अलग अलग प्रकार के जर्म प्लाज्म आपके पास उपस्थित होंगे, तभी तो उनमें से क्रॉस करके कुछ अच्छा नया बना पाओगे। अगर कुछ है ही नहीं, अलग अलग जिस्म का क्रॉस करोगे, एक दो पौधे ही हैं, तो उसमें कुछ अच्छा हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट होकर मिल जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है, संभावना बहुत कम है। तो बैकबोन पूछेगा, उसकी रीड पूछेगा प्रोसेस की, उसका आधार पूछेगा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोसेस जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 एनसीईआरटी के टेबल की इंफॉर्मेशन है। जो पूसा कोमल है, ये काउ पी, मैं तो ऐसे याद रखता हूं कोमल काउ है ये पूसा कोमल काउ पी की वैरायटी है। तो इससे आपको ये याद रखने में हेल्प मिलेगी, याद रखने वाली इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 111, 111 क्वेश्चन में फिर अगेन याद रखने वाली इंफॉर्मेशन है, रट्टा लगाना पड़ेगा पक्का। कह रहा है कि सारी की सारी वैरायटीज जो हैं वो एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, एक को छोड़कर एक्सेप्शन बताना है, और वो आंसर बनता है पूसा सावनी। पूसा सावनी जो है ये एफिड से रिलेटेड नहीं है, अगेन एनसीईआरटी के टेबल की इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 112 किसके बारे में पूछा है? विटामिन ए एनरिच्ड के बारे में पूछा है आपसे। विटामिन ए एनरिच्ड में यहां पर विटामिन ए कैरेट में, फिर इसके बाद जो साथ में आंसर आता है यहां पर विटामिन ए के लिए, स्पिनच में विटामिन ए एनरिच्ड मिल जाएगा, मस्टर्ड में मिल जाएगा। आंसर क्या बना? 3। पंपकिन टमाटो ये आते हैं विटामिन सी एनरिच्ड में। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर। फिर आगे आ गया इकोलॉजी के पोर्शन का क्वेश्चन। कहता है कि बहुत आसान, किसमें वर्षण सबसे ज्यादा है? प्रेसिपिटेशन, बारिश किसमें सबसे ज्यादा है? कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में बारिश सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट, एनसीईआरटी की लाइन, सबसे महत्वपूर्ण वो कारक, वो फैक्टर जो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये प्रभावित करता है एंजाइम्स को। फिर आप कहेंगे एंजाइम्स पर कैसे प्रभाव पड़ गया? फिर इकोलॉजी की ही इंफॉर्मेशन यूज होगी। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस कारण से बाहर का टेम्परेचर बॉडी के अंदर सीधे प्रभावित करता है। 115 बहुत आसान सवाल। बर्ड्स और मैमल सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है ये, और ये आते हैं रेगुलेटर्स, नियामक की कैटेगरी में, अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट नियंत्रित करने की एबिलिटी रखते हैं, इसीलिए रेगुलेटर या नियामक कहलाते हैं। बेल शेप्ड पॉपुलेशन कर्व जो आता है, जो घंटाकार पिरामिड बनता है, इस प्रकार का पिरामिड, इस पिरामिड में ऐसी स्थिति है, जो नीचे वाला सबसे भाग होता है ये प्री रिप्रोडक्टिव है। अब प्री रिप्रोडक्टिव है तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि ये इस पॉपुलेशन के बच्चे हैं, और इसके ऊपर का जो भाग है ये रिप्रोडक्टिव है, और ये इन बच्चों के अधिक
माता पिता का अधिकतर जो मेंबर है वो इसी ग्रुप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के और माता पिता वाले इस ग्रुप में आप देख रहे हैं ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है, बढ़ नहीं रही है, और इसलिए आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। लगभग जो उसमें शून्य समष्टि वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, स्टेबल पॉपुलेशन है। बाकी अपने आप बाहर हो गए पिरामिड बनाते ही। क्वेश्चन नंबर 117 117 क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट मैच क्या है। अब आप खुद ही देखेंगे तो कंगारू रैट तो यूरिन को कंसंट्रेट करके अपने पानी की जो लॉस है उसको कम करता ही है। डेजर्ट लिजार्ड धूप सेकती हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाई है। इनमें कोई वेल सील की तरह थिक फैट लेयर थोड़ा ही है। तो इसका मतलब ये जो थिक फैट लेयर की बात कर रहा है इनकी त्वचा में, यही ऑप्शन गलत हो गया, ये आंसर आ गया। 118 ये लॉजिस्टिक कर्व है जो सिग्मोइड कर्व बनता है, इस प्रकार के कर्व की बात कर रहा है लॉजिस्टिक वृद्धि में। तो कह रहा है कि जब वृद्धि होते होते, ग्रोथ होते होते लगभग कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच गए हैं तो क्या होगा। आपके सामने है, कर्व सैचुरेट हो गया, पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो गई। पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो गई तो आंसर क्या आ गया? सेकंड। 118 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 मैचिंग करा रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे ऑप्शंस हैं। कंपटीशन में समान रिसोर्स के लिए लड़ेंगे तो ये कंपटीशन का केस हो गया। प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को फायदा है, लेकिन वो जो रिलेशन है वो उसके बिना भी जी सकते हैं, प्लस प्लस होता है, लेकिन ये रिलेशन जो होता है अनिवार्य नहीं होता है। फिर उसके बाद कमेंसलिज्म में किसी एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है जबकि दूसरी न्यूट्रल है, इसका मतलब इधर आ गए। और प्रीडेशन प्लस माइनस रिलेशन होता है, एक को भोजन मिला दूसरा मारा गया। तो ऐसा इंटरेक्शन जो एक के लिए हानिकारक है किसी एक के लिए, पर प्रक्रिया करने वाली प्रजातियों के लिए पारस्परिक पर प्रक्रिया। अंग्रेजी में भी ऐसा कई बार जरूर देख लें, वन स्पीशीज लिखा है और कॉम्बिनेशन से भी पता चलेगा, ऑप्शन बनेगा सेकंड। ऑप्शन बनेगा यहां पर सेकंड। फिर आगे नेक्स्ट आगे डिस्कशन पर क्वेश्चन नंबर 120 ये न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जो होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम गलत हो गया। वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है, एनसीईआरटी कहता है नैरो है, विस्तृत नहीं है, संकरा है। मतलब कुछ ही विशिष्ट कीटों को प्रभावित करेगा, इंसेक्ट्स को प्रभावित करेगा, अन्य को नहीं करेगा। तो यही उसका महत्व है। इसलिए 120 क्वेश्चन में जो आपका आंसर बनता है वो आंसर बनता है सेकंड। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो फर्स्ट ट्रीट करेंगे किससे, अभी बताया था पीछे आपको, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, ये समझा दिया है मैंने पहले ही। क्वेश्चन नंबर 121 122 छोटे बच्चों वाली कहानी है। बहुत सारे पौधे लेबोरेटरी में जो आप उगा रहे हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से, क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। सिंगल सेल प्रोटीन के मामले में क्या गलत है? आई होप सबने ठीक किया होगा, पर जब सारे ऑप्शन पढ़े होंगे, नहीं तो कुछ लोग इधर पहले दूसरे में ही चिपक गए होंगे। तीसरे ऑप्शन में कहता है पुअर क्वालिटी, अरे भैया इसलिए थोड़ी बनाया है कि निम्न गुणवत्ता का भोजन तैयार कर रहे हैं। तो यही गलत हो गया, इनकरेक्ट बताना है, यही गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 124 फिर ऐसा मैंने कहा एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन में से। क्या पूछ रहा है आपकी बार? ये कैल्शियम और आयरन एनरिच्ड, कैल्शियम और आयरन एनरिच्ड का जो केस पूछा है इसमें, वो यहां पर ये जा रहा है दो केसेस में। कैल्शियम आयरन मिलेगा स्पिनच में, बथुआ में।
सोनालिका कल्याण सोना, ये सोना सोना सब, अरे वो नहीं, ये सब गेहूं के हैं, गेहूं से रिलेटेड है। हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना कनक, कनक वर्ड यूज होता है गेहूं के लिए, और कनक ही यूज होता है गोल्ड के लिए। तो ये हिंदी में गोल्ड को कनक भी कहते हैं, तो यहीं से ये वर्ड बना है सोनालिका कल्याण सोना। तो ये किसकी वैरायटी है? व्हीट की वैरायटीज है ये। हाँ जी, आ गया क्लियर समझ में, याद रहेगा? सोना तो याद रख लोगे भाई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 फिर रट्टा लगाने का भाई, रट्टा लगाने का है। और पूसा सेम टू किससे संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है शूट बोरर से, एक्सेप्ट पूछ रहा है, शूट बोरर से संबंधित नहीं है। बैक टू डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 126 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका आंसर बन रहा था कि वो बाकी के लिए रेजिस्टेंट है, किसको छोड़कर? आंसर बन रहा था शूट बोरर, प्ररोभेदक को छोड़कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, 127 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू, विटामिन प्रोटीन्स वगैरह बढ़ाने के लिए जो ब्रीडिंग की जाती है इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बहुत ही आसान है, साफ साफ दिख रहा है, जैव प्रबलीकरण। इंग्लिश में बनता है इसका टर्म बायो फोर्टिफिकेशन। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, अगर कोई प्लांट ब्रीडिंग की जाती है, बेटर ब्रीड तैयार की जाती है, और उसका टारगेट होता है बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटी वाली नई वैरायटी तैयार करना, तो यही कहलाता है बायो फोर्टिफिकेशन। 128, क्वेश्चन नंबर 128 में ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी के, जो कर्व ए है उसका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है, समान बना हुआ है, इसका मतलब ये रेगुलेटर है, नियामक है। कर्व बी, एनवायरमेंट के बदलाव के साथ साथ बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट चेंज हो रहा है बाहर के एनवायरमेंट के साथ, तो ये कॉन्फॉर्मर है, मतलब बाहर के साथ उसका अनुसरण कर रहा है, नियमन नहीं कर पा रहा है, संरूपी कहलाते हैं, संरूपक है। और सी फिर तो तुरंत ही दिख जाएगा, पार्शियल रेगुलेटर है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पर? ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक सबने ठीक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 129 एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। डेथ की बात कर रहा है तो क्या मोर्टेलिटी है, और हिंदी में तो क्या पूछा ही कुछ नहीं है, मृत्यु मतलब मृत्यु दर। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको भी मजा आया होगा कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अरे आ जाता है एकदम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहीं पर पूरे एनसीईआरटी ने 2 पैराग्राफ में ये सब डिस्कशन दिया है। कैसे कैलकुलेट होगी ये बर्थ रेट? एनसीईआरटी कहता है जितनी नंबर ऑफ बर्थ हुई है उसको उससे पहली पुरानी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो रेट आ जाएगा। इसका मतलब 40/400 कर दिया आपने, तो 0.1 आंसर आ गया। एकदम सिंपल, बहुत ही साधारण तरीका। पढ़ के नहीं आए होगे तो लगेगा कि इसका क्या करना है, वरना कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद 131 में कहता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव आर लेस, जनन पूर्व आयु। जनन पूर्व का अर्थ यहां पर ये नहीं निकालना है कि जो पैदा नहीं हुए, ये वो सदस्य हैं जिनमें अभी जनन क्षमता नहीं है, उनकी बात हो रही है। इसका मतलब इस पॉपुलेशन के चिल्ड्रन है, और अगर किसी में चिल्ड्रन की संख्या कम है, इसका मतलब पॉपुलेशन घट रही है, डिक्लाइनिंग है, उसमें पॉपुलेशन में कमी आ रही है, ये मतलब पॉपुलेशन का घटना। अवनत होना मतलब पॉपुलेशन का घटना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 में
ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन पूछा है जो दोनों के लिए लाभकारी है, तुरंत आपको दिखेगा म्यूचुअलिज्म ही इस श्रेणी में आता है, सौहार्दकारिता जो दोनों जातियों के लाभकारी हो। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन तो भैया दोनों के लिए ही माइनस है, पैरासाइटिज्म प्लस माइनस है, परजीविता प्लस माइनस, स्पर्धा में माइनस माइनस है, और अमेंसलिज्म अपने लिए कोई लाभ नहीं लेकिन दूसरे की लंका लगा दो, जीरो माइनस है। तो ये जो केस है अमेंसलिज्म का, जीरो माइनस, इसकी हिंदी से बचकर रहेंगे, आंसर तब भी आ जाएगा, वैसे वो गड़बड़ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है जो वो दोनों फैक्टर बताओ जिससे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन में कमी आएगी। अब जन्म दर से, नेटलिटी से तो कैसे कमी आएगी, ये तो गलत हो गया, जहां भी गलत हो गया। मृत्यु दर से हो जाएगी, बिल्कुल। ई माइग्रेशन ये भी माइनस होता है, किसी पॉपुलेशन में से लोग बाहर जा चले जाएं, वो ई माइग्रेशन है, उत्प्रवासन है। जबकि आप्रवासन होता है प्लस, इमिग्रेशन प्लस होता है। इसका मतलब कमी करने वाले दोनों फैक्टर कहां दिखेंगे? ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 134 बार्निकल्स एक प्रकार के क्रस्टेशियंस होते हैं जो अटैच हो जाते हैं बॉडी पर वेल की, और वेल की बॉडी पर अटैच होकर ये दूसरी जगह नए रिसोर्सेज में चले जाते हैं। आई रिपीट, बार्निकल्स एक प्रकार के क्रस्टेशियंस होते हैं जो अटैच हो जाते हैं वेल की बॉडी पर और अटैच होकर दूसरे नए रिसोर्सेज में चले जाते हैं। तो इससे इनको लाभ होता है ये, और वेल को कोई प्लस माइनस नहीं है इसमें, तो ये प्लस जीरो रिलेशनशिप है, और प्लस जीरो रिलेशनशिप मतलब कमेंसलिज्म, सहयोगिता का केस हो गया। 135 बेल शेप्ड एज पिरामिड, पहले भी हमने इसका जिक्र लिया था। बेल शेप्ड पिरामिड ऐसा बनता है, इस बेल शेप्ड पिरामिड में जो संख्या प्री रिप्रोडक्टिव की वही संख्या लगभग रिप्रोडक्टिव की। अब अगर ये दोनों लगभग बराबर हैं, इनको मैं बोलता हूं कि ये पॉपुलेशन के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, ये उनके लगभग पेरेंट्स हैं। और अगर दोनों की संख्या लगभग बराबर है तो भाई पॉपुलेशन स्टेबल है, और स्टेबल पॉपुलेशन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। ये आ गया आपका टोटल डिस्कशन बॉटनी का। सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए, करने के तरीके भी बता दिए। टेक बेटर केयर, परफॉर्म बेटर, जैसा भी आपने आज किया है हमेशा आगे उससे अच्छा करें। थैंक यू।